નું મેનેજમેન્ટ અત્યારે આપણી સાથે જોડાવા જઈ રહ્યું છે. હમણાં થોડા સમય પહેલાં જ કંપનીએ QIP દ્વારા એક સારું એવું અમાઉન્ટ ભેગું કર્યું હતું. લગભગ 455 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા એમણે, અને ટાટા, AIA, ICICI પ્રુડેન્શિયલ, સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, બંધન સ્મોલ કેપ દ્વારા આ બધા જે કંપની છે એની અંદર રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે. તો આપણી સાથે અત્યારે સેન્કો ગોલ્ડના MD અને CEO સુવર્ણકર सेन साहब आज चर्चा करवा माटे जोड़ाए गया है. सेन सर, बहुत बहुत स्वागत आपका CNBC बाज़ार पर. और सर सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून. और सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, ये जो QIP के द्वारा आपने अपना जो अभी फ़ंड रेस किया है, सर कहाँ पर ये फ़ंड का यूटिलाइजेशन होने वाला है? क्या इससे कंपनी में और ग्रोथ के लिए आप आगे यूज़ कर रहे हैं? सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको. हम लोग का जो फंड्स है, इनिशियल लेवल में हम लोग का 1500 करोड़ का लोन है. लोन गोल्ड मेटल लोन, कैश क्रेडिट सब मिलके जुल के होते हैं. तो वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन रिडक्शन करेंगे, बट इन द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग का प्लान ये है कि हर एक साल 18 से 20 स्टोर्स हम लोग ओपन करेंगे. 8 से 10 कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स और 8 से 10 फ्रेंचाइजी. तो कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स में 18 से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है, स्टॉक्स में, ज्वेलरी में, ये सारे चीज में. और 2-2.5 करोड़ लगते हैं कैपेक्स में. तो उसमें हम लोग को यूटिलाइजेशन होगा. और ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि ये जो लास्ट 5-6 महीने में मैरिज सीजन और जो डिमांड हो रहा है ज्वेलरी का, उसका भी अच्छा खासा रिक्वायरमेंट एग्जिस्टिंग स्टोर्स में भी हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री, ताकि अपना एग्जिस्टिंग स्टोर का भी सेल और बढ़ा पाए. तो इस हिसाब से हम लोग का यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड होने वाला है. अच्छा, तो सर यहाँ पर एक ब्रेकअप आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो आपका नॉन ज्वेलरी और ज्वेलरी सेगमेंट है, उस पर कितना आप एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? आपने अगर कोई यहाँ पर एक प्रपोर्शन सेट किया हुआ हो जिसके बारे में आप बता सकें. कि नॉन ज्वेलरी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा नहीं रहेगा. उसमें से अब 40-50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ही नेक्स्ट कमिंग 2-3 इयर्स में नॉन ज्वेलरी में रहेगा, क्योंकि ज्वेलरी सेगमेंट में ही आपका वेडिंग ज्वेलरी, लाइट वेट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम, सिल्वर ज्वेलरी का भी अच्छा खासा डिमांड आ रहा है. और हम लोग का सेनेस ब्रांड के अंदर में हम लोग लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी भी लॉन्च कर चुके हैं. उसका भी 3-4 स्टोर्स ओपन कर लिए. तो ज्वेलरी सेगमेंट में ही इतने सारे सब सेगमेंट्स है, वो सारे में आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, डिजाइन बनाना पड़ेगा, और फोकस करके मार्केट समझ के कस्टमर, कौन सा कस्टमर कहाँ पे है, आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा. जैसे फॉर सिल्वर ज्वेलरी हम लोग का जो गॉसिप ब्रांड है, हम लोग शॉपर स्टॉप में, स्पेंसर्स में, ऐसे करके डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शॉप इन शॉप करके भी कस्टमर्स के पास पहुंच रहे हैं. तो इस एंड ये जो अगर हम लोग ग्रोथ फिगर्स देखें लास्ट अभी तक क्या हुआ है, तो आप देखेंगे कि वैल्यू वाइज सब में, गोल्ड में, डायमंड में लग रहा है कि ग्रोथ हुआ है. वॉल्यूम का, गोल्ड प्राइस बढ़ने के लिए वॉल्यूम में ग्रोथ उतना नहीं हुआ है, बट सिल्वर में आपका वैल्यू एंड वॉल्यूम दोनों में लास्ट 7-8 महीने में ग्रोथ हुआ है. सो वो एक न्यू जो डिमांड्स आ रहे हैं उसको तो फुलफिल करना पड़ेगा. और नॉन ज्वेलरी में आपका बैग्स एंड परफ्यूम्स, उसमें 40-50 करोड़ ओवर द कमिंग 2 इयर्स. और तो रिजर्व्स एंड सरप्लस से भी हम लोग यूज कर लेंगे, क्योंकि हर एक साल में मोटा मोटी 200 से 250 करोड़ का प्रॉफिट कमिंग 2-3 इयर्स में हर एक साल आने वाला है. तो वहां से तो आराम से आपका नॉन ज्वेलरी सेगमेंट में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी. એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી જ્વેલરી સેગમેન્ટની અંદર આવનારા સમયમાં રોકાણ વધી શકે છે. નોન જ્વેલરીની એટલી ચિંતા નથી, પરંતુ ખાસ કરીને અહીંયાથી જે જરૂરિયાત રહેશે જ્વેલરી સેગમેન્ટ માટેની કંપનીને વધારે રહેવાની છે. सर ये तो हमने फ़ंड यूटिलाइजेशन की और इसकी बात कर ली. सर थोड़ा ट्रेंड पे बात करना चाहूँगा आपके साथ. खास करके अभी ये जो Q3 का सीज़न चल रहा है, हमने एक अच्छी फेस्टिव सीज़न भी देखी है, वेडिंग सीज़न, जो कि अब से तो थोड़ा वेडिंग अभी वापस जो मकर संक्रांति है उसके बाद वापस एक बार चालू होंगे. लेकिन ये जो Q3 में आपने जो पूरा एक ट्रेंड देखा है, किस तरीके का फुटफॉल रहा है, और खास करके यहाँ से आपको कैसा सेल्स दिखा है? कोई अगर आप मोटा मोटी एक ट्रेंड के बारे में बता पाए जिससे रिलेटेड. करेक्ट. देखिए ट्रेंड, ये वेडिंग सीजन में एक चीज सबको ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं कि वेडिंग सीजन में ही लोग वेडिंग ज्वेलरी खरीदते हैं. लोगों का प्लानिंग 3-4 महीने पहले से चालू हो जाता है.
व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि प्राइस क्या हुआ, और कस्टमर को लग रहा है कि ये अच्छा, अभी एक प्राइस करेक्शन आ गया, गोल्ड का प्राइस अच्छा है, तो अभी मैं एक पार्ट ऑफ द ज्वेलरी में खरीद के रख दूं। ऐसे करके वेडिंग सीजन का बाइंग हम लोग देख रहे हैं, लास्ट 2-3 साल से हो रहे हैं। तो अगस्त में जब प्राइस का बड़ा करेक्शन आया था, तो बहुत ही अच्छा वेडिंग का बाइंग हुआ, जो जिस हिसाब से Q2 का नंबर्स बहुत ही अच्छा रहा, और एक Q2 ऑन Q2 ग्रोथ रेट अच्छा रहा। अक्टूबर विच इज ये Q3 का जो फर्स्ट मंथ था, बिकॉज दिवाली धनतेरस का मंथ था, गोल्ड प्राइस ऑल टाइम हाई थे, पर बिकॉज इट्स ऑस्पिशियस सीजन हम लोग का एक महीने में 1,000 करोड़ का सेल आ गया, विच वाज एक तरह का सेंको के लिए एक रिकॉर्ड रहा कि हाँ, बेस्ट एवर सेल इन अ सिंगल मंथ। तो वो मोमेंटम चालू रहा। नवंबर में फर्स्ट वीक में थोड़ा स्लो रहा था, बट अगेन गोल्ड का प्राइस जब नीचे आ गया, तो नवंबर में भी भरपूर बाइंग और फोकस्ड ऑन वेडिंग ज्वेलरी होता गया। अभी दिसंबर में अभी वेडिंग्स खत्म होने वाले हैं, तो थोड़े लोगों का हॉलीडे मूड ज्यादा है, घूमने का मूड ज्यादा है, तो ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ ऑफर सीजन और प्राइस का अगर एक स्टेबिलिटी रह जाता है, तो फिर जनवरी फरवरी का वेडिंग का बाइंग भी कंटिन्यूअसली रहेगा। और वेडिंग के साथ साथ हम लोग को सोचना है कि जो फैमिली मेंबर्स वो भी कुछ खरीदते हैं, गिफ्टिंग के लिए भी लोग आते हैं खरीदने के लिए, तो मोटा मोटी फुटफॉल्स फॉर Q3 वेडिंग में वी आर हैप्पी एंड वी आर पॉजिटिव। तो इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट की क्या हम लोग सोच रहे हैं, आई थिंक दैट साल में मोटा मोटी 16 से 18% का एक्सपेक्टेड ग्रोथ टॉप लाइन का हम लोग के लिए होना चाहिए। એટલે જો 16 થી 18% આખા વર્ષનો એક ટોપ લાઇનનો ગ્રોથ કંપની ત્યાંથી અપેક્ષિત રાખી રહી છે, એટલે એના પર તો એક फोकस રાખીશું જ। लेकिन सर, आपने एक शुरुआत में लैब ग्रोन डायमंड का एक जिक्र किया कि आप उसके स्टोर भी ओपन कर रहे हैं, तो सर यहाँ पर जो अभी हमें स्टडेड ज्वेलरी के अंदर आपका जो पिकअप देखने को मिल रहा है, उसमें से कितना हिस्सा ये लैब ग्रोन डायमंड वाले हिस्से से आ रहा है, और क्या आपको लगता है कि ये यहाँ पर जो आपका मार्जिन्स है वो थोड़े हेल्दी रहेंगे लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट के अंदर? किस तरीके से आप अभी इसकी एक पूरी स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं? देखिए, स्टडेड हम लोग का जो स्टड रेशियो है वो है अप्रोक्सीमेटली 11%, और लैब ग्रोन का भी जो 4 स्टोर्स ओपन किए हैं, तो कस्टमर्स का अवेयरनेस लेवल लैब ग्रोन में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि लोग हम लोग का जो भी स्टोर्स है मोस्टली ईस्ट इंडिया में है, तो लोगों का अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ओकेशन फॉर बाइंग भी एक देखना है कि लोग क्यों खरीद रहे हैं। लोगों को मेनली वो जो बड़े साइज के सॉलिटेयर्स होते हैं, वहीं पे लैब ग्रोन का डिमांड और लैब ग्रोन का इंटरेस्ट ज्यादा है, कि चलो मेरे को 1/3 प्राइस में, 1/4 प्राइस में एक 2 कैरेट 1.5 कैरेट या बड़े दिखने वाले डायमंड मिल जा रहा है, जो दिखाने के लिए अच्छा है, या तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग खरीद के लेके जा रहे हैं। इस हिसाब से लैब ग्रोन का आज के दिन मूवमेंट हो रहे हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मिडिल अपर मिडिल क्लास लोगों को और अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, तो फॉर अ डे टू डे एवरीडे वेयर के लिए भी लोग लैब ग्रोन खरीदने चालू कर देंगे। बट अभी तो जस्ट आई थिंक दैट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी भी उस हिसाब से ऐसा नहीं कि बहुत लैब ग्रोन का सेल हो रहा है। बट इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर का बिहेवियर हम लोग समझते जाए कि क्यों खरीद रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं। और डायमंड ज्वेलरी का सेल भी आप जैसे पूछे कि बड़े साइज डायमंड में थोड़े बहुत इंपैक्ट आ जाता है लैब ग्रोन के लिए, पर छोटे साइज डायमंड्स में नहीं उतना इंपैक्ट आ रहा है। वो तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इस इन जनरल आई थिंक ये पर्टिकुलर ईयर में, लाइक लास्ट 2-3 साल में डायमंड में हम लोग का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो रहा था, 15-20% ग्रोथ। बट इस बार डायमंड ज्वेलरी में थोड़ा ग्रोथ रेट उतना नहीं दिख रहा है। लोगों का मन में गोल्ड खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट रहा रादर देन डायमंड। ये एक बिहेवियर हम लोग ये लास्ट 7-8 महीने में कंज्यूमर की तरफ से देख रहे थे। એટલે જો લોકોનો રસ જે છે એ સોનું ખરીદવામાં વધારે છે ડાયમંડ કરતાં, એટલે એટલા માટે કરીને અહીંયા સ્ટડેડ જ્વેલરી કે ડાયમંડ જ્વેલરીનો થોડો ગ્રોથ અહીંયા ગ્રોથ રહેશે, પરંતુ આગળના વર્ષોમાં જે ગ્રોથ છે એના કરતાં થોડો ઓછો જોવા મળી શકે છે। लेकिन सर, आपने एक ओवरऑल एक टॉप लाइन का तो आपने एक अभी मुझे बताया, आप 16 से 18% के ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इसके साथ सर एक सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का और एक मार्जिन का भी एक आउटलुक आपसे जानना चाहूँगा। यहाँ पर आप अभी कोई आउटलुक दे पाएंगे ये फाइनेंशियल ईयर के लिए? देखिए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का रेशियो मोटा मोटी अगर 16 से 18 ओवरऑल ग्रोथ होता है, सो 10 से 12% डिपेंडिंग ऑन द स्टोर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होते हैं, और 5-6% आपका
न्यू स्टोर से ऐड होते हैं। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी ब्रेकअप ऑफ द सेम स्टोर और न्यू स्टोर। और मार्जिन का जो है ना, इस बार जैसे बिकॉज ड्यूटी कट के लिए वी हैव टेकन 60 करोड़ का हिट, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी ड्यूटी पेड हो गया था, और फिर गवर्नमेंट जब ड्यूटी कट किया तो वो तो कॉस्ट आप पास ऑन नहीं कर पाओगे कंज्यूमर्स के लिए। तो वो हम लोग Q2 में कुछ लॉस बेयर किए, Q3 में कुछ लॉस बेयर करेंगे। तो मार्जिन का बोलना मतलब लास्ट ईयर से अगर ड्यूटी कट नहीं होते तो हम लोग 10-12% मार्जिन ऊपर रहते, बिकॉज ड्यूटी कट हो गया तो हम लोग का मार्जिन लास्ट ईयर से 10-15% कम के तरफ रहेगा बिकॉज ऑफ दिस वन टाइम लॉस। ऐसे करके हम लोग बोल सकते। જી સર, એટલે જો ખાસ કરીને સેમ સ્ટોર સેલ્સ ગ્રોથ છે 10-12% અને માર્જિનમાં થોડો ઘણો ઘટાડો જે ડ્यूटी कट છે એને લીધે કદાચ આપણને એક જોવા મળી શકે છે। लेकिन सर एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि देखिए हमें जो अक्टूबर में या तो नवंबर में हमने जो गोल्ड के प्राइसेस देखे थे वहाँ से दिसंबर तक आते आते थोड़े प्राइसेस कम हो गए हैं। सर यहाँ पर आपकी गोल्ड हेजिंग पॉलिसी किस प्रकार की है? क्या आपको यहाँ पर ये जो प्राइस इसका सडन मूवमेंट है उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट आई है? नहीं, हम लोग का हेजिंग पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। हम लोग 80-90% हेज रहते हैं। इसीलिए अगर प्राइस नीचे आ जाता है, हम लोग का एमसीएक्स में या तो सेल करके हम लोग रखते हैं, या हम लोग बैंक से जब गोल्ड लेते हैं वो मेटल गोल्ड लोन लेते हैं, तो प्राइस अनफिक्स रहता है। सो प्राइस अगर नीचे आ जाता है, हम लोग नीचे प्राइस में बेचते हैं और नीचे प्राइस में बैक टू बैक बैंक से फिक्स कर लेते हैं। या एमसीएक्स में अगर हम लोग सेल साइड में रहते हैं तो नीचे आ जाता है, तो हम लोग का मतलब इन्वेंट्री जो लॉस होता है वहां पे गेन आ जाता है। सो 80-90% हेज रहते हैं, तो इसीलिए प्राइस नीचे आने में हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रादर वी आर हैप्पी कि कस्टमर्स भी खरीदाए और हम लोग का भी हेजिंग पूरा अच्छे तरीके से काम आ जाए। रादर जब प्राइस ऊपर जाते हैं तब ये हेजिंग करने के लिए हम लोग के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आपको सेल साइड में रहोगे और प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको मार्जिन भरना पड़ेगा, और बैंक से जब आप गोल्ड लोन लोगे तो वहां पे भी आपको मार्जिन भरना पड़ेगा। आपका एबिलिटी टू टेक द सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कम होता जा रहा है। तो ये एक हेजिंग का नेगेटिव साइड आ जाता है। बट हम लोग तो वी आर हैप्पी कि प्राइस नीचे आए और फिर वी विल बी इन अ मच मोर स्ट्रॉन्गर पोजिशन टू ग्रो द बिजनेस। એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને હેજિંગ માટેની જે રણનીતિ છે તે આ પ્રકારની છે કે જેથી લઈને બહુ મોટી ઇમ્પેક્ટ આપણને બિઝનેસ પર આવતી ખાસ કરીને જોવા નહીં મળે। एक सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये तो अभी हमारे पास ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अभी ये दिसंबर के 15 दिन मिला के कुछ 3.5 महीने बाकी है, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर और उसके आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितने स्टोर ओपन करने का अभी आप टारगेट लेके चल रहे हैं? अगर तो आपके माइंड में कोई आंकड़ा हो कि इतने हमें तो करने ही है, कौन सा आंकड़ा अगर वो रहेगा, अगर आप शेयर करने में थोड़े कंफर्टेबल हो तो बताइए सर। तो ये तो हम लोग 18 से 20 स्टोर्स हर एक साल ओपन करने का एक मन लगा के करते हैं। इस साल हम लोग का Q1 और Q2 में, Q1 का इलेक्शन का क्वार्टर था, Q2 में प्राइस का वॉलेटिलिटी था, बट Q2 फिर भी ठीक थे। Q2 में कुछ स्टोर्स ओपन हुए, अभी Q3 में कुछ स्टोर्स ओपन वाले हैं, Q4 में कुछ होंगे। तो इस साल हम लोग का 12 से 15 स्टोर्स ओपन हो रहे हैं। नेक्स्ट ईयर का एम फिर से 18 से 20 रहेगा। वहां पे 8 से 10 रहेंगे कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स, जिसके लिए हम लोग ये QIB प्लान करके लिए हैं, और 8 से 10 फ्रेंचाइजीज ओपन करेंगे जो टायर 2, 3, 4 टाउन्स। वो फ्रेंचाइजी का मॉडल यही है कि छोटे शहर में आप जाओ, आप फ्रेंचाइजी पार्टनर से इन्वेस्टमेंट लो, उनका एसेट रहेगा और उनको उनका इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी बिजनेस वो करेंगे, और हम लोग एक छोटा सा मार्जिन रख के उनको पास ऑन कर देंगे। तो उस हिसाब से 8 से 10 फ्रेंचाइजीज भी करने का प्लान है। सो टोटल 18 से 20 स्टोर्स हर एक साल हम लोग ओपन करते जाएंगे।